हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं यूसीनेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें हम लोग करेंगे राजनीति विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं आपके 6 जनवरी 2025 को। इसको हमने प्रैक्टिस सेट में इसलिए किया है क्योंकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके आगे एग्जाम में आने वाले में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो जो पहला आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपका 15 से पहले 14 हो चुके हैं सेट, और ये 15वें नंबर का सेट है जो आपको हेल्पफुल करेगा सभी एग्जामों में, नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स में अपने ऐड भी कर सकते हैं, और इनफाइनाइट टाइम आप बार बार वीडियो को देखिए तो आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा। और ये पेपर जो आपका एग्जाम पेपर है वो 6 जनवरी का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप पॉलिटिकल मंत्रा को टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो था वो है आपका क्रोनोलॉजी में लगाना है कि एंट्री जो हुई है यूनाइटेड नेशंस की इन द कंट्री, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन कौन से देश आए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी में बताना है कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इजराइल। तो आज के डेट में देखा होगा यूसीनेट में एग्जाम में अधिकतर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको प्रिपेयर होकर इस तरीके से जाना है, ठीक है। इसका आंसर होगा 3 होगा। सबसे पहले भारत ज्वाइन होता है 1945 में, पाकिस्तान होता है 1947, और फाउंडिंग मेंबर में थे आपका भारत, ठीक है। म्यांमार में आपका 1948, और इसराइल 1949, और 1955 इधर श्रीलंका। तो 1945 में भारत, उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद म्यांमार जब वो बर्मा बना, उसके बाद में इसराइल 1949, श्रीलंका 95। और इसको आप थोड़ा फैक्टिक रूप में याद कर लीजिए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट तो है नहीं, समझाया जाए इसमें, आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित पहलों या स्थापनाएं जो हुई उनको कालानुक्रम में लगाई। देखिए वही क्रोनोलॉजी क्वेश्चन कि कुछ ऐसी संयुक्त राष्ट्र रोल बैक मलेरिया पहल, मानव जीनोम एवं मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, कोस्टा रिका में शांति विश्वविद्यालय की स्थापना करना, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की स्थापना करना। ये भी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर है थर्ड इसका। तो पहला था स्टैब्लिशमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका जो बनी 1980 में। द यूनिवर्सिटी ऑफ पीस UPEACE was established in 1980 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है। ग्लोबल पोलियो रिडक्शन इनिशिएटिव 1988 में लिया गया, ठीक है। WHO, यूनिसेफ एंड रोटी इंटरनेशनल के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जेनोम एंड ह्यूमन राइट 1997, अडोप्टेड बाय यूनेस्को 1927, ठीक है। UN रोलबैक ऑफ मलेरिया इनिशिएटिव 1988 एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका कब बनी, 1980 में बनी। ग्लोबल पोलियो का जो रिडक्शन लाया गया था उन्मूलन के लिए वो 1988 में लाया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जेनोम एंड ह्यूमन राइट्स के लिए जो यूनेस्को ने अपनाया बाय 1997, एंड UN रोल बैक मलेरिया जो इनिशिएटिव रहा वो 1998, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000। और ये फैक्ट ही है, तो दोनों चीज़ों को आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके। हु रोड द आर्टिकल या बुक सिविल डिसोबीडियंस, किसने लिखी है। तो अगर आपने गांधी जी को पढ़ा तो अधिकतर सिविल डिसोबीडियंस की बात आती है, तो वहीं से प्रेरित है उसी बुक से, और उसके ऑथर का नाम पूछा जा रहा है, बेल हुक, जेम्स टुली, हर्बर्ट मार्क्यूज या हेनरी डेविड थोरो। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हेनरी डेविड थोरो, ठीक है। ये इस बुक का फ्रंट मतलब है, सिविल डिसोबीडियंस, हेनरी डेविड थोरो, ठीक है। इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, मेलोनी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, किस राजनीति से संबंधित है। तो कंजर्वेटिव, डेमोक्रेटिक, ब्रदर्स ऑफ इटली है, रिपब्लिकन पार्टी। तो ब्रदर्स ऑफ इटली से ये संबंधित है, ठीक है। ब्रदर्स ऑफ इटली इटली में एक राष्ट्रीय रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद राजनीतिक दल है, ठीक है, जो वर्तमान देश की सत्ता को पार्टी 2022 के इटली के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मेलोनी पार्टी था। दोबारा भी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट कौन सा नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए कि जितने 5 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से कौन कौन से आपके लिबरल डेमोक्रेसी समझ में आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है, और ये भी ध्यान रखना आपको स्पेशली है नहीं वाला, ठीक है। एक पार्टी प्रणाली पर आधारित होना चाहिए, औपचारिक कानून नियमों पर आधारित होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, जनसंचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आप देखेंगे कि जनसंचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा तो लिबरल तो नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो पहला तो ई तो होना ही चाहिए ऑप्शन में। उसका देखेंगे आप ए ही ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन, तो यानी कि अगर और पूछता है कौन से, तो एक पार्टी प्रणाली तो नहीं होगा, ठीक है। यानी फॉर्मल लीगल राइट लिखे होने चाहिए, जैसे कि अमेरिका मान लेते हैं लिबरल में कंट्री आती है, भारत भी लिबरल है पर प्रॉडली लिबरल नहीं हो सकता, ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, ठीक है। तो लिबरल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आज़ादी होनी चाहिए,
जॉन लॉक उसके थिंकर आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि लिबरल से कौन कौन संबंधित है, कॉन्सेप्ट उसका समझिए, आप लिबर्टी समझिए है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझिए, कितनी बार आया लिबरलिज्म, नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर समझिए, कौन कौन से उसमें थिंकर हैं। तो आगे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक दलीय प्रणाली पर आधारित नहीं है और जनसंचार माध्यमों पर एकाधिकार नहीं है। तो ये आपके एक प्रकार से कह सकते हैं तानाशाही राज्य का ही एक मतलब प्रकार से आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और जितनी उधर चीज़ें थी वो सारी आपकी लिबरल से हो जाएंगी लेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, जो हमारी समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है। तो आपका आंसर होगा फोर्थ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कुछ किए थे एचपीएससी के, उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखते हैं ये मतलब छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बट आप देखिए कितना इंपैक्ट डालते हैं एग्जाम में लेकर। तो आप सारी एक लिस्ट बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि देश, उसके साथ में लिख दीजिए क्या मतलब चीज़ ली गई है ना, तो मतलब कह सकते हैं विषय वस्तु। इस तरीके से आप बना लीजिए कि देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से क्या लिया है, सरस्वती प्रणाली ली गई, ये भी क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं एग्जाम में। इस तरीके से आपका एक पेज में आपका रेडी हो जाएगा, और जल्दी आने वाली वीडियो में आपको ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शॉर्ट में बना दूंगा मैं वीडियो 2-3 मिनट की, 4 मिनट की, उसमें आपको पूरा एक एक स्लाइड को पूरा रेडी कर दिया जाएगा कि कौन सा किस जगह से समिति से क्या क्या लिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। उन्होंने घटनाओं के बारे में बताना, अधिक वही क्वेश्चन फिर आने लगे क्रोनोलॉजी वाले कि आपको बताना है कि पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए देखिए ये फैक्ट शीट मैंने ऐड कर दिए पूरे। यानी मणिपुर आपका बना था 1972 में। ठीक है, देखिए सिक्किम बना 1975 में। ठीक है, और इसको ध्यान रखना 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 35 में दिया गया सह राज्य का दर्जा, 36 में पूरा राज्य, और ये भी क्वेश्चन आज हो चुका है एग्जाम में एचपीएससी का। ठीक है, और यूसी नेट में भी। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, इसका झारखंड बना 2000। यहाँ दो तीन स्टेट बनते हैं, झारखंड, उत्तराखंड और अ, छत्तीसगढ़। ठीक है, 2000 बनते हैं झारखंड, देखिए यहाँ पे ऐड किया होगा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखिए ये 2000 में। ठीक है, तेलंगाना तो 2014 में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आंध्रा 1953 सबसे पहले, जिसमें आपके अनशन हुआ था कि आप इसके लिए बनाइए। ठीक है, तब बना। उसका रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनती है, वो भी ध्यान रखना आपको 1956 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 14 और 6 का गठन हुआ, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। महाराष्ट्र 1967 16 56 में केरला, और उसके बाद 63 में आपका नागालैंड, हरियाणा 66, कर्नाटका 56, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर त्रिपुरा 1972, मेघालय 72, सिक्किम 75, मिजोरम, और गोवा को याद रखना 1987 वाला। ठीक है, ये भी पूछा सकता है गोवा कब बना, या आगे पीछे क्रोनोलॉजी में लगा के पूछा सकता है। और 25वां राज्य बना था गोवा, और 22वां था सिक्किम आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना निम्नलिखित आतंकवादी हमलों को कालानुक्रम में प्रस्तुत करिए। ये भी फैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, और इसमें थे, ये मैंने ऐड कर दिए, ECA, ये पूरा फैक्ट है, इसको आप याद कर लेना। एयर इंडिया उड़ान, 182 बम विस्फोट 1985 खालिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। टोक्यो सबवे शारीन हमला 1995, भारतीय संसद पर हमला 2001 में, फिर मॉस्को थिएटर बंधक 2002, एंड द डी कैंप स्पेशल हत्याकांड 2014। ये सारे फैक्ट है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनको याद ही कर सकते हैं, इसके लिए समझदार कुछ नहीं है, क्योंकि पता है कि एयर इंडिया हुआ होगा तो हुआ है, उसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रटना ही इसके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना के बारे में कथनों पर विचार किया और गलत विकल्पों की पहचान करें। ठीक है, यह गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का बजट पर 1000 करोड़ रुपए यह सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान करता है। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा आपका BNC। देखते हैं इसमें क्या क्या सही है। यह गंगा नदी संरक्षण का मिशन है, बिल्कुल सही, 2014 में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 1000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ रुपए इसका टारगेटेड पैसा लगा था। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान है, और इसमें औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के लिए भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपके 3 इसमें स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, 2 आपके रॉन्ग है। ठीक है, इसमें गलती मैंने बताई, यहाँ 2014 होगा, यहाँ 20,000 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्रांतियाँ हुई, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स एंड द वर्ष उसके मिलाने आपको है। कब का क्या हुआ, चीन में बॉक्सर क्रांति होती है, उसके बाद में आपका मैक्सिको क्रांति है, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण हो गया। ठीक है, और जर्मनी का राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण हो जाना। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका आंसर होगा 2 होगा।
देखते हैं कैसे चीन में जो बॉक्सर क्रांति होती है वो 1901 से 1901 तक होती है। बॉक्सर क्रांति हुई थी। इसमें क्या था, बॉक्सर नामक विद्रोही गुट ने विदेशी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। मैक्सो क्रांति होती है 1910 से 1920 के बीच में। इसमें क्या, वो मैक्सिकन रेवोल्यूशन होता है और जो तानाशाह पोर्फियो डियाज के खिलाफ हुई थी, ठीक है। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में हो जाता है। 1931 में मंचूरिया चीन के एक क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है जो अपनी जापानी शासन के अधीन कर लिया गया था, एक मंचूरिया पर, ठीक है, क्षेत्र को। जर्मनी का राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण करते था 1936 में। 1936 में वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया जाता है। तो बॉक्सर क्रांति होगी 1901, मैक्सिको क्रांति 1910 1920, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1931, जर्मनी का राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण 1936, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ विचारधाराएं उनके प्रतिपादक हैं, यानी यानी इसे कहते हैं आइडियोलॉजी एंड एक्सपोनेंट। तो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। प्लूरिज्म, यूटिलिटेरिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड पॉजिटिज्म। आप देखते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आपका दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, यानी सी का वन देख लीजिए, यानी आंसर ए का आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा। प्लूरिज्म आपके हो जाएंगे जेम्स मेडिसन, ठीक है। और आपका यूटिलिटेरिज्म हो जाएगा जेरमी बेंथम, जिसे हम लोग रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। पॉजिटिव हो जाएंगे अगस्ट कॉम्टे से संबंधित है, ठीक है। बहुलवाद आपका जेम्स मेडिसन से संबंधित है, ठीक है। बहुलवाद का मतलब प्लूरिज्म की बात करते हैं, यानी कि चीज़ें एक जगह सत्ता में केंद्रित नहीं है, सभी के पास बटी हुई हैं। उपयुक्तवाद में जर्मी बेंथम आपके आते हैं, अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी का विचार। एकात्मक मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, भारतीय राजनीति दर्शन से संबंधित इनका विचार। प्रत्यक्षवाद में आपके अगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति और अनुभववाद पर आधारित विचारधारा दी। अगस्ट कॉम्टे को उसका जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर व्यूज ऑन वर्क्स या आइडियाज। कौटिल्य ने धर्मशास्त्र लिखी, श्री अरविंदो ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यानी जो उनका थिंकिंग रही है उस रिलेटेड है। वीर सावरकर एंड इको फ्रॉम अंडमान, स्वामी विवेकानंद प्रीफेस टू राजयोग, रविन्द्रनाथ टैगोर तराना ए हिंद। इसमें से बताना है कि सही जोड़ी कौन कौन सी होगी इसमें। देखिए, अगर आप इसको हटाना चाहें तो ई तो नहीं होगा, क्योंकि तराना ए हिंद इन्होंने लिखी, मोहम्मद इकबाल ने लिखी है ये। उसके बाद में देखेंगे कौटिल्य धर्मशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र लिखी हुई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा BCD। देखिए, यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को देखिए उसने इस तरीके से बनाया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके साथ में अरविंदो का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वीर साहब अंडमान की प्रतिध्वनि से कहते हैं एन इको फ्रॉम अंडमान, ठीक है। जो उनको जो जेल में रखा कहते हैं अंडमान की, उसके रिलेटेड उन्होंने अपनी लिखी अनुभवों को लिखा। राजयोग की प्रस्तावना लिखी, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उसकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिखी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर आपका अल्लामा इकबाल से कहते हैं तराना हिंद, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन और भारत तीर्थ जैसी रचनाएं लिखी हैं। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बना है इजी क्वेश्चन, बट आपने ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया तो आप ए पे जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है, क्योंकि आपको जाना है बी पर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग नेशन 2023 में पूछा गया था। करंट का भी मुद्दा मान सकते हैं, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले रोशनों को आरोही क्रम में लगाइए, यानी छोटे से बढ़ते क्रम से ज़्यादा किसने खर्च किया होगा इसमें। इसका आंसर होगा आपका थर्ड। तो ये भी फैक्ट है कि यूएसए ने 916 बिलियन खर्च कर दिया, चीन उसका 296, रूस 109, यूक्रेन 64.8 एंड दक्षिण कोरिया 32 बिलियन, ठीक है। देखिए, जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें इसी तरीके से डील किया जा सकता है कि उनको रट लिया जाए, उनमें ना कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। ये कल क्वेश्चन नहीं भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फैक्ट होते हैं, इनकी चेंजिंग होती रहती है, सेम तो आएगा नहीं क्वेश्चन ये। बट ये फैक्ट बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चन, वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पूछा गया सत्य कथन, वही आपको देखना है कि कौन सी क्या चीज़ पूछी जा रही है। विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। उसका दूसरा पूछा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की। भीमराव जी रामजी अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे। बाल गंगाधर तिलक नरमदलीय नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची जनता के साथ अहरड़ी। देखिए, अगर उसको थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को पढ़ते हैं बाल लाल पाल, जैसे हम लोग कहते हैं गर्म दल के नेता, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यानी डी आप रिमूव कर दीजिए, डी डी डी। आंसर आपका हुआ ABC। और ये भी गलत हो जाएगा, अति राष्ट्रवाद का विचार नहीं दिया अल्टरनेशनलिज्म का, ठीक है। देखिए, ये पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, ये गलत और ये गलत, ठीक है आपको।
तो जानते हैं कि 1857 को उन्मूलन क्रांति का पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1975 के आसपास, ठीक है। उसके साथ में उन्होंने जैसे आपातकाल के समय जो लड़ाई लड़ी उसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको, संपूर्ण क्रांति का, ठीक है। और सामाजिक न्याय का अगुवा थे भीमराव जी अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्षद की बात के बारे में सही कथनों की पहचान करें, यानी हम कहते हैं इसे इक्वलिज्म। तो इक्वलिज्म के बारे में 5 फैक्ट दिए हैं, उन बातों को बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। बी कहता है इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज अ मार्केट सेंट्रिक अप्रोच। इट बिलीव्स ह्यूमंस आर मास्टर ऑफ नेचर। राचल कार्सन पाज एन एनवायरमेंटल कंजर्वेटिज्म। देखिए, अगर आप भाई कथनों को पढ़कर पता लगा सकते हैं कि बाजार केंद्रित तो दृष्टिकोण, आप सोचें कि अगर भाई पारिस्थितिकी की बात हो रही है इन्वायरमेंट की, तो बाजार केंद्रित तो नहीं होगा आपका ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सी को आप रिमूव कर सकते हैं, सी। अब बचा, और देखा जाए तो ये देखिए, आप पढ़िए कि मनुष्य प्रकृति के स्वामी हैं, और प्रकृति के स्वामी तो नहीं हो सकते, ये भी आप रिमूव कर दीजिए, यानी डी भी आपका गया, यानी आपका आंसर होगा ए बी ई। और सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल के द्वारा गढ़ा गया, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा ये पी वाई क्यू आपका है, कई एग्जामों में अपने पी वाई क्यू नेट में पूछा गया है कि किसने ये कॉइन किया है। यह जीवित और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह एक बाजार दृष्टिकोण नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ ये मानता प्रकृति के स्वामी, ये भी गलत हो जाएगा, और आचल कार्सन एक पर्यावरण संरक्षणवादी, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड से पूछा, जैसे आपको देखते हैं कि कितने आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी, ये पूछ रहा है आपसे, 53, 48, 49 या 44। तो आंसर इज 44। और अगले वाले आपने जीती थी 52 सीटें। तो देखिए, मैंने इसलिए चार्ट लगा दिया है। 2014 का जनरल इलेक्शन जो था उसमें बीजेपी 282 और एनडीए टोटल 54 और कांग्रेस 44 लेकर आई थी, ठीक है। उसके साथ में जब हमारा दूसरा चुनाव होता है, बीजेपी 303, एनडीए 47, कांग्रेस 52 सीटें लेकर आती है, ठीक है। यहाँ थी 52, यहाँ थी 44, और यहाँ थी आपकी 99 सीटें, जो भी हाल में चुनाव 2024 के हुए हैं। और एक भी पूछ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कितनी जीती, तो 37 सीटें जीती, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इवेंट्स हुए हैं उनका ईयर बताना, जैसे पिछली हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड होगा। डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस कब हुई, पीस पीकिंग मिशन टू सुएज कैनाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये हमें लगता है कि पर्यावरण का अगर आप अभी यूनिट नंबर 9 देखेंगे, उसमें भी लगभग 2 ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि कोई पूछ लेते हैं कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और एनवायरमेंटल प्रोग्राम कब कब आया। तो डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस आपका जो आया था वो 1944 में आया, ये आप देख लीजिए, मिला लीजिए, ए का थर्ड होगा, ये गया, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। देख लेते हैं, डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस आपकी 1944 में होती है। ये फाउंडेशन रखता है आपकी यूनाइटेड नेशन की, तो ये ध्यान रखना आपकी, ये लिखा हुआ है लेइंग द फाउंडेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस। यूएन पीस मेकिंग मिशन 1956, यानी कि सुएज कैनाल जो था उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी 1965 में आता है ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 फॉलोइंग द स्टॉकहोम कन्वेंशन। और यही देखिए क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ। उसके बाद पूछा जाता है, जो लगातार वाले रहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका पूछा जाता है 1987, ठीक है। उसके बाद 1992 का रियो समिट, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके साथ में हु सजेस्टेड दैट बुर्जुआ अजम्पशन एंड वैल्यूज नीडेड टू बी ओवरथ्रोन बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइवल प्रोलेटेरियन हेजीमनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसर्न। देखिए, बुर्जुआ मान्यताओं की बात हो रही है और आप देखेंगे प्रोलेटेरियन हेजीमनी। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट में हेजीमनी का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, किसने दिया है ये भी आपको पता है। आप इसका आंसर बता सकते हैं, एंथनी गिडेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल, एंटोनियो ग्रामशी या राम मनोहर लोहिया। जिसका आंसर होगा एंथोनियो ग्रामशी। एंटोनियो ग्रामशी का जो कॉन्सेप्ट है हेजीमनी का, कल्चरल हेजीमनी की आप धारणा प्रस्तुत की, कंसेंट बेस्ड कंट्रोल स्थापित करता है, ठीक है। प्रोलेटेरिएट को प्रतिबंध यानी काउंटर हेजीमनी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेंट, यानी होगा क्या, जैसे एक जो इंटेलेक्चुअल्स है ना इन द सोसाइटी,
और राज्य के अंदर वो हेजीमनी क्रिएट कराते हैं, यानी कि उसके कंसेंट भी रखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जल्दी विद्रोह ना कर सके, राज्य इस तरीके से रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडियोलॉजिकल भी रखते हैं और पॉलिटिकल भी रखते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिप्रेसिव, दंड के माध्यम से आपको कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। और आइडियोलॉजिकल कैसे रखते हैं कि लोगों को चर्च स्कूल के माध्यम, तो हम लोगों को वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि राजनीतिक प्रबल केवल आर्थिक संरचना से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन भी जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं कल्चरल हेजीमनी। लोगों के बीच में रह के वार ऑफ पोजीशन, वार ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ये दोनों के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट मतलब समझ आधारित क्वेश्चन होगा। भारतीय राज्यों का संघ है पहला, दूसरा संविधान देश का सर्वोच्च कानून है दूसरा, तीसरा विधायी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं, आवश्यक शक्तियां राज्यों के लिए आरक्षित है, ई सभी राज्यों का राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आवश्यक शक्तियां राज्यों के लिए नहीं आरक्षित होती, ये आपकी होती हैं केंद्र के लिए आरक्षित। तो डी आप हटा दीजिए, डी ऑप्शन में, डी, डी और डी, यानी ए बी सी आपके सही होंगे। और राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व कहाँ पाया जाता है, भारत में नहीं है ये आपको पाएगा अमेरिका में। ठीक है, यहाँ 100 सीटें हैं और 2 सीटें हैं, मतलब 50 है ना राज्य, तो 2-2 सीटें सबको मिली हुई हैं बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कहते हैं मतलब एक बार से असिमेट्रिकल रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून रहेगा भारत के अंदर, ठीक है। विधायी शक्तियाँ जो होती हैं ना, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है वो दोनों बटी हुई हैं। आश्रय शक्तियाँ राज्यों के लिए आरक्षित नहीं है, सभी राज्यों को राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को ना खींच के आपको उतना टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आप इजीली अपने टाइम पेस पे लगा के वीडियो को देख सकें। और नोट जरूर आप ऐड करते जाएं कि इतनी चीज़ आपने लिख ली, 3 चीज़ें, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी रिवीजन में एंड में फ़ायदा करेगा ये। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रू फैक्ट, ये आप जरूर पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ये जरूर पूछता है। जैसे यहाँ लिख देगा करेक्ट लिखा है तो यहाँ लिख देगा नॉट कौन सा है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। आपको बताना है कि ईस्ट एशियन समिट इज फाउंडेड इन 2005, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001, नॉर्डिक काउंसिल फाउंडेड इन 1952, आसियान रीजनल फोरम फाउंडेड इन 1994 एंड दैट आपका सार्क फाउंडेड इन 1987। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही है कथन आपके। तो आपका सही होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जो आपकी स्थापना हुई थी पूर्वी शिखर सम्मेलन की, तो 2005 में हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट एशियन समिट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं EAS 2005। उसके बाद में आपका SCO बनता है 2001 में। इससे पहले ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसे बाद में SCO बना दिया गया बाद में, ठीक है। उसके साथ में नॉर्डिक काउंसिल 1952, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है नॉर्डिक काउंसिल के बारे में। आसियान, इसे कहते हैं ARF यानी आसियान रीजनल फोरम 1994। आपको बताना क्या भारत का सदस्य है या नहीं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँचे हैं तो। उसके साथ में सार्क की 1987 नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है।